हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। मार्केंशिया से रिलेटेड बाकी दो पार्ट्स को मैंने पहले बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर मैं उनका लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पोरोफाइट और स्पोर जर्मिनेशन से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्टेज है जो स्पोरोफाइट की फर्स्ट स्टेज होती है। उसको हम मदर स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट भी कहते हैं। जाइगोट सेल में डिवीजन होगा और एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपको पता है कि आर्किगोनिया इन्वर्जन के थ्रू उल्टी हो जाती हैं और उसके बाद में जो सेल्स बनती हैं, तो इसीलिए हाइपोबेसल सेल ऊपर की तरफ बनेगी और एपीबेसल सेल नीचे की तरफ बनेगी। हमेशा यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप डायग्राम बनाएं तो एज इट इज़ बनाएं जैसा कि आपको नेचर में मिलता है। अगर यहाँ पर उल्टा डायग्राम इसीलिए बनाया गया है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आर्किगोनिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस होती हैं। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा और मार्केंशिया डोमेनजेनेसिस, इसमें क्या होता है, जो सेकेंड डिवीजन होगा, पहला डिवीजन में हाइपोबेसल और एपीबेसल सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो सेकेंड डिवीजन होगा वो राइट एंगल पे होगा पहले डिवीजन पे, यानी कि ये डिवीजन ऐसा हुआ है, दूसरा डिवीजन ऐसे होगा और यहाँ पर क्वाड्रेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा और डोमेनजेनेसिस स्पीसीज में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन मार्केंशिया चिनोपोडा में सेकेंड डिवीज़न होता है, वो पैरेलल होता है, यानी कि ये डिवीज़न यहाँ हुआ है, दूसरा डिवीज़न यहाँ पर मिलेगा। दूसरा डिवीज़न ऊपर मिलने से क्या होता है, 1 2 3 सेल का फॉर्मेशन ही होता है और 3 सेल फिलामेंटस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दो स्पीसीज़ में इनमें अलग अलग कंडीशन मिलती है, इसलिए यहाँ पर बताया गया। नॉर्मल कंडीशन में आप क्वाड्रेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही दिखा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में वेंट्रल वॉल फॉर्मेशन होता है और उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद में 2 से 3 लेयर का कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक स्पोरोफाइट की कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। वेंट्रल वॉल होगी, उसमें फर्दर आगे डेवलपमेंट होगा और एक कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पे कैलिप्ट्रा आप मैच्योर कैप्सूल में देख सकते हैं। रिपीटेड डिवीजन होता है आर्किगोनिया की बेसल सेल में और उससे एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम पेरिगाइनियम भी कहते हैं। ये कैलिप्ट्रा के बाहर जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको पेरिगाइनियम कह रहे हैं। इसका फॉर्मेशन आर्किगोनियम की बेसल सेल से होता है, उसमें फर्दर डिवीजन होने से ऐसा फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट के अंदर के डेवलपमेंट की बात करें तो जो क्वाड्रेंट था उसमें फर्दर डिवीजन होगा और वर्टिकल डिवीजन से 2 टाइप की सेल्स बनेगी। अंदर का जो पार्ट बनेगा उसको एंडोथीसियम कहेंगे क्योंकि वो अंदर की तरफ है, और एम्फी का मतलब होता है चारों तरफ से घेरे हुए। एंडोथीसियम को जो चारों तरफ से घेरे हुए पार्ट रहेगा उसको एम्फीथीसियम कहेंगे। यहाँ पर रेड कलर में और ब्राउन कलर में मैंने एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम को दिखाया हुआ है। एम्फीथीसियम बाहर से कवरिंग कर रहे हैं एंडोथीसियम को। एम्फीथीसियम सिंगल लेयर कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन करेगी। जो कैप्सूल है ये अंदर का कैप्सूल है, जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, इसमें ग्रीन पार्ट की एक वॉल दिख रही है जो कि एम्फीथीसियम का फॉर्मेशन एम्फीथीसियम से बनी है। एंडोथीसियम आर्केस्पोरियम की तरह फंक्शन करेगा और आर्कोस्पोरियम फर्दर डिवीजन करके स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू में 2 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। आधी सेल्स स्पोर मदर सेल का फंक्शन करेंगी। स्पोर मदर सेल से फर्दर डिवीजन होके अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा में लगभग 5 बार डिवीजन होगा और 32 स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मार्केंशिया डोमेनजेनेसिस में 2 से 3 बार डिवीजन होगा और 8 से लेकर 16 तक स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें मेयोसिस मिलेगी। मेयोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2n होता है नंबर में,
और उसके बाद में जो स्पोर टेट्राड बनेंगे वो सभी स्पोर्स जो होते हैं 4 स्पोर्स एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उनको स्पोर टेट्राड कहते हैं। स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड नंबर में होंगे और स्पोर का जर्मिनेशन होने के बाद में मार्केंशिया में गैमेटोफाइट स्टेज मिलेगी, यानी कि स्पोर के जर्मिनेशन के बाद में जो पार्ट बनेगा वो गैमेटोफिटिक थैलस बनेगा। ये उसकी लाइफ साइकिल का है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लाइफ साइकिल को वहां पर देख सकते हैं। हाफ जो सेल्स थी स्पोरोजिनस की वो स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन किया था और जो बाकी की हाफ सेल्स हैं वो इलेटर मदर सेल की तरह फंक्शन करेंगी। ये सेल्स स्टेराइल होती हैं, सिलेंडर होती हैं, स्पेंडल शेप होती हैं, इनको इलेटर सेल्स कहते हैं। यहाँ पे इलेटर्स के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। इलेटर्स जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि स्पोर सेल जो है वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन इलेटर्स में क्योंकि कोई भी मियोसिस नहीं मिली है और इलेटर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होते हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट की बात करें तो मैच्योर स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल मिलता है। मार्केंशिया और रिक्शिया के थैलस में अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन रिक्शिया में फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कैप्सूल ही मिलता है। तो फुट जो होता है वो बेसल पार्ट होता है, वो कि गैमेटोफाइट में अटैच रहता है और गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेता रहता है। सीटा फुट और कैप्सूल के बीच का पार्ट है, जिसमें बीच में सेल्स होती हैं। ये सारी सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और यहाँ पर बीच में बनी रहती हैं। मैच्योर कैप्सूल में क्या होता है, सीटा की सेल्स में डिवीज़न होता है और इनमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि ये लंबी हो जाएंगी। लंबी होने की वजह से ये कैप्सूल को बाहर की तरफ धकेलती हैं, जिससे कि कैलेप्ट्रा और पेरिगाइनियम रप्चर हो जाती है और कैप्सूल बाहर एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, जिससे कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प होती है। कैप्सूल की अगर हम बात करें तो कैप्सूल येलो कलर का स्ट्रक्चर है और जिसमें स्पोर्स और इलेटर्स दो टाइप की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। स्पोर अगर हम सिंगल स्पोर की बात करें तो एक स्पोर 12 से लेकर 30 म्यू तक डायमीटर में हो सकता है। इसमें दो वॉल्स होती हैं, जो आउटर वॉल होगी वो थिक होगी और इनर वॉल होगी वो थिन होगी। आउटर वॉल को एक्सोस्पोर कहते हैं और इनर वॉल को एंडोस्पोर कहते हैं। मार्केंशिया की स्पीसीज मार्केंशिया पॉलीमार्फा में देखा गया है कि लगभग 3 लाख तक स्पोर एक कैप्सूल से जनरेट होते हैं। स्पोर्स के डाइसेंस की बात अगर हम देखें तो स्पोर्स का डाइसेंस जैसा कि सीटा के लेंथ में बढ़ने की वजह से मैंने बताया कि स्पोर एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं और सीटा के लेंथ में बढ़ने की वजह से कैप्सूल जो है वो कैलेप्ट्रा और पेरिकेटियम को रप्चर करके कैप्सूल बाहर निकल आता है और स्पोर्स का डिस्पर्सल करता है। कैप्सूल की वॉल में लॉन्गिट्यूडनल वॉल्व्स मिलती हैं और वहीं से वो वॉल रप्चर कर जाती है। इलेटर्स के जर्किंग मूवमेंट की वजह से स्पोर्स दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इलेटर्स का यहाँ पर फंक्शन है, कुछ लोग पूछते हैं कि या कुछ जगह पूछा जाता है कि इलेटर्स का फंक्शन क्या है। तो इलेटर्स का जो फंक्शन होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर है और उसका फंक्शन होता है स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करना। स्पोर फर्दर रिलीज होकर लगभग 1 साल तक वाइबल स्टेज में रहते हैं। वो जर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। स्पोर के जर्मिनेशन में के बाद में उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप होने लगता है और स्पोर्स बेसिकली 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। 2 सेल अलग अलग होंगी, एक सेल बड़ी होगी और एक सेल छोटी होगी। जो बड़ी सेल होगी उससे फर्दर आगे डिवीज़न होता रहेगा और उससे आगे थैलस का फॉर्मेशन होगा और जो छोटी सेल होती है उससे राइजॉइड का फॉर्मेशन होता है। मार्केंशिया के केस में ये देखा गया है क्योंकि सारी मार्केंशिया की स्पीसीज डायोशियस स्पीसीज हैं, ज़्यादातर प्लांट डायोशियस हैं और डायोशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट अलग अलग हैं। स्पोर्स जो होते हैं उसमें टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मियोसिस के बाद में 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये 4 में से 2 जो स्पोर होंगे वो मेल थैलस का फॉर्मेशन करेंगे और 2 जो स्पोर होंगे वो फीमेल थैलस का फॉर्मेशन करते हैं।
स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ये मार्केंशिया की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और एक डिप्लॉयड जनरेशन के बाद में एक हैप्लॉयड जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। थैंक यू।